हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का लेसन नंबर 5 जो कि एक यात्रा व्रत है, जिसमें कुछ ऐतिहासिक स्थलों का लेखक के द्वारा भ्रमण किया गया है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था, कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण जिसके लेखक हैं सेठ गोविंदास। लेखक परिचय हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार उनका जन्म और मृत्यु हुई, कहाँ हुई और कब उन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र के में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और हिंदी सम्मेलन के वो सभापति भी रहे। और राजभाषा के रूप में किस प्रकार उन्होंने अपना समर्थन किया, और उनकी जो नाटक, एकांकी और उपन्यास थे उनके बारे में भी हमने कुछ पढ़ा कल। और लास्ट में पढ़ा था हमने पाठ परिचय कि किस प्रकार से वो ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते हैं जिनका इतिहास की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और उन्होंने यात्रा की थी चित्तौड़गढ़ की मोक्ष प्रदायिनी अवंतिका उज्जैनपुरी की अजंता एलोरा व एलिफेंटा की गुफाओं की यात्राओं का वर्णन है, और किस प्रकार से वहाँ की सुंदरता को, उनके सौंदर्य को, उसके इतिहास को, और किस प्रकार भारतीय संस्कृति को वे प्रतिपादित करते हैं, उद्घाटित करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और किस प्रकार वो प्रेरणादायी स्रोत हैं जहाँ लेखक ने यात्रा की थी। तो आज हम पढ़ेंगे इस लेसन को कि किस प्रकार से लेखक ने यात्रा शुरू की और कहाँ कहाँ वो गए। तो पढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ स्टेशन के समीप हम एक छोटी सी धर्मशाला में ठहरे, यानी कि अलग अलग धर्मों की शालाएं बनी होती है, तो उससे एक छोटी सी धर्मशाला में ठहरे। जिस प्रकार आपने सुना होगा कि ये सिंधी धर्मशाला है, ये कुम्हार धर्मशाला है, ये बिश्नोई धर्मशाला है, तो इसी प्रकार उन्हें किसी धर्म से संबंधित शाला में वो ठहरे। और भोजन इत्यादि से निवृत्त हो, यानी कि भोजन आदि करके, यानी कि भोजन वगैरह करके, खाना वगैरह खा के वो इस कार्य से निपट के कोई 1 बजे दिन को ही तांगों पर गढ़ की ओर रवाना हुए। यानी कि चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है वहाँ का गढ़, दुर्ग, किला। तांगों पर ही, यानी कि घोड़ा गाड़ी पे, तांगे जिसको तांगा बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी जिसको घोड़ा खींचता है, जिस गाड़ी को उसको तांगा बोलते हैं। तो तांगों पर ही गढ़ की ओर रवाना हुए। उस समय वहाँ मोटरें इत्यादि नहीं मिलती थी, यानी कि कोई व्हीकल वगैरह ने साधन वगैरह नहीं मिलते थे। तो इसलिए हम दिन में 1 बजे ही तांगों पर चढ़कर उस किले की ओर, उस दुर्ग की ओर, फोर्ट की ओर रवाना हुए। चित्तौड़गढ़ को जाते जाते मेरा हृदय भावनाओं के उद्वेग से उलसित हो उठा। यानी कि चित्तौड़ का नाम सुनते ही मेरा जो हृदय है, जो मेरी आंतरिक भावनाएं हैं, जो मेरे मन की भावनाएं हैं, के उद्वेग से उलसित हो उठा, आकुलता के लिए उलसित हो उठा, प्रसन्न हो उठा। यानी कि मैं बहुत ज़्यादा लालाई था कि कब मैं उस किले में पहुंचूं और वहाँ की सुंदरता को देखूं। तो टोड का राजस्थान इतिहास मैंने हाल ही में पढ़ा था, कर्नल जेम्स टोड, जिसने राजस्थान का इतिहास लिखा है, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड भारतीय इतिहासकार, बहुत ही ज़्यादा
प्रसिद्ध व्यक्ति जिसने भारत का इतिहास बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है। टोड का राजस्थान इतिहास मैंने हाल ही में पढ़ा था और पढ़े थे हिंदी में 2 उपन्यास। मैंने टोड का राजस्थान इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान मैंने पढ़ा था और इसके साथ साथ ही मैंने 2 उपन्यास पढ़े थे हिंदी में। एक का नाम था राजपूत जीवन संध्या, एक का नाम था राजपूत जीवन संध्या, अंडरलाइन कर लेना इसको, राजपूत जीवन संध्या। कौन सा था? राजपूत जीवन संध्या, और जिसमें हल्दी घाटी के रोमांचकारी रण का मतलब युद्ध, बड़ा ही रोमांचित करने वाला, हमारे हृदय में भावों को भरने वाला उस रण का वर्णन। और दूसरा था वीर जयमल। तो ध्यान रखना लेखक ने कौन से 2 हिंदी उपन्यास पढ़े। एक का नाम था एक राजपूत जीवन संध्या और दूसरा था वीर जयमल। तो ध्यान रखना कि लेखक ने ये 2 उपन्यास भी पढ़े थे। इसके साथ साथ टोड के द्वारा लिखित राजस्थानी इतिहास भी पढ़ा था भी उसने। तो राजपूत जीवन संध्या में जिसमें हल्दी घाटी के रोमांचकारी रण का वर्णन था और दूसरा वीर जयमल, यही महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप, वीर जयमल और उन्हीं के सदृश मतलब समान, उनके समकक्ष अगणित सरदारों तथा सैनिकों ने केवल जीतते हुए नहीं परंतु हारते हुए संग्रामों को भी ऐसी बहादुरी से लड़ा था जैसे संग्राम संसार के किसी देश में कभी भी नहीं लड़े। यानी कि कवि बता रहा है कि जिस प्रकार मैंने राजस्थान के इतिहास को पढ़ा कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखी गई पुस्तक के दौरान और 2 उपन्यास पढ़े जिसमें वीर जयमल और राजपूत जीवन संध्या, तो इसमें मैंने पढ़ा कि किस प्रकार से महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, जयमल फत्ता, वीर जयमल और उन्हीं के सदृश, उन्हीं के समान बहुत सारे अन्य अगणित सरदार जिनकी गिनती ही नहीं की जा सकती, इतने वीर लोग और सैनिकों ने न केवल जीतते हुए नहीं बल्कि हारते हुए भी संग्रामों का मतलब होता है युद्धों को ऐसी बहादुरी से लड़ा, ऐसी वीरता से लड़ा जैसे संग्राम संसार के किसी देश में कभी भी लड़े। यानी कि इस प्रकार से उन्होंने युद्धों को लड़ा कि संसार में इस प्रकार के युद्ध लड़ने वाले कोई भी, उनका कोई सानी नहीं है, उनका कोई बराबर का नहीं है, इनके कोई समकक्ष नहीं है। यानी कि बहुत बड़ा वीरता का इन्होंने परिचय दिया। क्या सुने तक नहीं गए, लड़े तो क्या कभी सुने ही नहीं विदेशों, यानी कि अन्य देशों में या अन्य स्थानों पे ऐसे वीर योद्धा हमने सुने ही नहीं जिस प्रकार से ये राजस्थान के वीर हैं। और इन्होंने जीतते हुए नहीं बल्कि हारते हुए भी इस प्रकार से लड़े कि जीतने वाले को भी आभास हुआ कि वास्तव में किसी वीर योद्धा से पाला पड़ा। केसरिया बाना पहनकर, केसरिया बाना शहादत का बाना है, केसरिया रंग बलिदान का, जिस प्रकार तिरंगे झंडे में केसरिया रंग है तो उसी रंग की बात करता है। केसरिया बाना पहनकर यानी कि केसरिया रंग पहनकर शहीदों को याद दिलाने वाला बाना। केसरिया बाना पहनकर यहीं वीरों ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राणों को तुच्छ माना, प्राणों को बहुत ही छोटा माना, यानी कि अपने प्राणों की परवाह नहीं की, किसी प्रकार की चिंता उन्होंने नहीं की, तुच्छ मान हंसते हंसते अपना बलिदान देकर वीर के साथ ही हुतात्मा पद को प्राप्त किया था। तो उन्होंने केसरिया बाना पहना और किस प्रकार अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राणों को भी बहुत छोटा, अपनी जान को भी बहुत कम मानते हुए हंसते हंसते अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अर्थात अपना बलिदान दिया और इसी के साथ साथ वीर के साथ ही हुतात्मा पद को प्राप्त किया। आगे है साध्वी वीर माताओं, यानी कि जो माताएं थी वो भी साधुओं के समान साध्वियाँ थी, वीरों की माताएं थी। वीर भगिनियों, भगिनी का मतलब होता है बहन, वीर पत्नियां यानी कि वीर पत्नियां भी हुई हैं। किस प्रकार वीर पुत्रियों की संख्या 2, 4, 10, 100, 200,
400 न होकर हजारों थी, हजारों। यानी कि अगर स्त्रियों की भी स्वतंत्रता के लिए प्रयास की बात की जाए तो उनकी भी संख्या कोई एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में उन्होंने भी अपना सर्वस्व इस देश के लिए क्या किया, बलिदान किया, उन्होंने अपना उत्सर्ग दिया। यही भामाशाह के सदृश त्यागी वैश्य भी हुए थे। वैश्य समाज को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र, तो ये 4 वर्ग थे। तो भामाशाह वैश्य कुल से था भाई, तो यहीं भामाशाह के सदृश सम्मान त्यागी वैश्य भी हुए थे, जो मेवाड़ के महावीर थे, जो मेवाड़ के हनुमान थे भाई। कहने का मतलब ये है, अर्थात उन्होंने जो अपना धन था, सारे का सारा धन महाराणा प्रताप को, जब उसके सामने वित्तीय संकट आया तो उसने अपना सारा का सारा धन महाराणा प्रताप को देश की सुरक्षा के लिए दे दिया। अगर जिंदा रहे तो इस धन को फिर भी कमाया जा सकता है, तो इसलिए देश को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने अपना सारा धन महाराणा प्रताप को सुपुर्द कर दिया था। साथ ही महान हुतात्मा सूर्यवंशी सिसोदिया क्षत्रिय नर नारियों ने, जहाँ संसार के इतिहास की अभूतपूर्व तथा अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। अभूतपूर्व यानी कि इससे पूर्व कभी ऐसा काम हुआ ही नहीं, जो संसार के इतिहास की अभूतपूर्व तथा अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। शौर्य और जौहर की अमर गाथाएँ गढ़ी थी, वही आज हम जा रहे हैं, अर्थात लेखक वही उसी स्थान के लिए जा रहा है, अर्थात वही उस स्थान को देखने के लिए जा रहा है। चित्तौड़गढ़ पर एक पहाड़ी है, जैसे जैसे तांगा इस पहाड़ी पर चढ़ता जाता मेरी आतुरता यानी कि मैं लालायित होता रहता, वहाँ की वस्तुओं को देखने के लिए बढ़ जाती, मैं लालायित हो जाता। आखिर हम चित्तौड़गढ़ में पहुँचे। गढ़ की दीवारों और उनके बुर्ज खंडित हो गए थे, अर्थात वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, क्योंकि बहुत पुराना दुर्ग है भी। करीब करीब सारी इमारतें जमींदोज का मतलब होता है खंडहर में परिवर्तित हो जाना, मलबे में परिवर्तित हो जाना। उन खंडहरों के बीच खड़े 2 स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित बहुत ही अच्छी स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ पुराना और जर्जर है, परंतु विजय स्तंभ उसके बाद का, साथ ही वीरता के इतिहास का सच्चा प्रतीक है। इस 7 खंडों वाले विजय स्तंभ को देखकर मुझे भारी हर्ष हुआ, अर्थात मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। कला और सौंदर्य की दृष्टि से भी यह विजय स्तंभ अपूर्व है। फिर उसी महान वीरता का इतिहास इस विजय स्तंभ के साथ है, यानी कि अपने विजय को यादगार बनाने के लिए इन्होंने इस विजय स्तंभ का क्या किया था, निर्माण करवाया था। यद्यपि इस गढ़ में देखने योग्य बहुत कम रह गया था, तथापि मुझे तो इसका एक एक पत्थर, उसकी धूलि का मतलब धूल, रज का एक एक कण भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न ध्वनियों में, भिन्न भिन्न रागों द्वारा वीर गाथाएँ गाते जान पड़े। इन पत्थरों पर मुझे उस काल की पड़ी हुई और सुनी हुई एक एक घटना नृत्य करती सी जान पड़ी, अर्थात मेरे सामने उस दृश्य नाचने लगे। यद्यपि वहाँ की देखने लायक चीज़ों को हम लोग थोड़ी ही देर में देख चुके, परंतु मैं तो संध्या पूर्व स्थल को छोड़ ही नहीं सका, यानी कि शाम होने से पहले मैं उस स्थान को छोड़ ही नहीं सका, अर्थात मैं बहुत ज़्यादा रुचि मुझे उस स्थान में थी। इधर से उधर और उधर से उधर न जाने में कितने बार आवारा सा भूला सा घूमता फिरता रहा, एक एक जगह को न जाने कितनी बार देखा। मेरी ऐसी दशा अब तक किसी की यात्रा में नहीं हुई और नहीं इसके बाद ही हुई। मेरे साथियों को मेरी मुद्रा और दशा पर कुछ आश्चर्य हुआ, कुछ लोग हंसे भी, कुछ ने मजाक भी उड़ाया, परंतु मैं तो अपने आप में नहीं था, अर्थात मैं उस स्थान को देखने के लिए इतना ज़्यादा रम चुका था, उसमें इतना ज़्यादा खो चुका था कि उससे बाहर निकलने का मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु मैं उस दृश्य से, उस क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाया। यानी कि मैं उन वीर योद्धाओं की गाथाओं को, उनको बातों को याद कर करके बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ।
जब अंधेरा होने लगा तब साथियों ने जोर देकर वहाँ से चलने को कहा। चलने के पूर्व इस स्थान को धूलि को बार बार मैंने अपने मस्तक पर लगाई, अर्थात मैंने यहाँ की धूल को अपने माथे पर लगाया। और जिस प्रकार बड़े बड़े उत्सवों पर मैं मंदिर में भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था, उसी प्रकार प्रणाम मैंने उस पवित्रतम विजय स्तंभ को किया। अर्थात जब मेरे साथियों ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा भी अब शाम हो गई है चलते हैं, तो मैंने वहाँ दंडवत उस भूमि को प्रणाम किया और फिर पवित्रतम और जो सबसे ज़्यादा पवित्र था कौन सा, विजय स्तंभ को भी मैंने प्रणाम किया भी। प्रणाम के उपरांत यानी कि प्रणाम करने के बाद या नमन करने के बाद उसका आदर सत्कार करने के उपरांत बाद मैंने हाथ जोड़ मन ही मन प्रार्थना की कि जिन वीरों की अपूर्ण कृत्यों का यह विजय स्तंभ प्रतीक है, यानी कि जिन जिन वीरों ने इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है, प्राण न्यौछावर किए हैं, उन वीरों को का जो विजय स्तंभ प्रतीक है, उनकी कृतियों में जो शौर्य, जो त्याग, जो कष्ट सहिष्णुता थी, कष्ट सहने की क्षमता, सहिष्णुता सहन करने की क्षमता थी, मुझे भी उसका परमाणु अंश बराबर तो प्राप्त हो, मुझे भी उसका परमाणु यानी कि सबसे छोटा हिस्सा, यानी कि उस जो उन्होंने बलिदान दिया है, उन्होंने जो कष्ट सहे हैं, उनका सबसे छोटा हिस्सा मेरे भी अंश में आए, अर्थात मुझे भी प्राप्त हो, अर्थात उसको भी देशभक्ति की भावना जागी उसमें भी। जीवन में अनेक जोखिमों के अवसर पर मुझे यह विजय स्तंभ याद आया। जब जब मैं कष्टों में पड़ा तो मुझे अनेक जगह ये विजय स्तंभ याद आया और इस स्मरण ने और इस याद ने मुझे नव साहस, नया साहस और नई स्फूर्ति प्रदान की, अर्थात मुझे इस विजय स्तंभ ने आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। अर्थात मैं जब भी मुश्किलों में होता, जब भी कठिनाइयों में होता, जब भी कष्टों में होता, तो मैं विजय स्तंभ को याद करता और मेरे मन में एक नया साहस और नई स्फूर्ति सी पैदा हो जाती। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी का लेसन हम पढ़ेंगे कल। तो इस लेसन में से कुछ प्रश्न, जैसा कि लघुत्तरात्मक प्रश्न में दे रखा है, लेखक ने चित्तौड़गढ़ की धूलि को बार बार मस्तक से क्यों लगाया, तो इसको याद कर लेना। विजय स्तंभ किसका प्रतीक है, ये प्रश्न भी आपको करना है और बढ़िया तरीके से इसको याद भी करना है। अब पीछे जो 4 प्रश्न लेसन कंप्लीट हो गए हैं उनको भी आप बढ़िया तरीके से याद करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।